प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के स्वागत पहल की वर्षगांठ को किया संबोधित। कल झारखंड सहित देश के कई जिलों में एफएम रेडियो स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। दर्जन भर से अधिक प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए खूंटी में राज्य का पहला मिलेट्स कॉन्क्लेव शुरू। केंद्रीय सचिव अनिता प्रवीण ने कहा, मोटे अनाज के लिए झारखंड बिहार की भूमि उपयुक्त। और लातेहार में नक्सली संगठन जेजेएमपी का एरिया कमांडर अभिमन्यु उरांव का आत्मसमर्पण। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटा नक्सली। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में शिकायत निवारण कार्यक्रम स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों के साथ संवाद भी किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत पहल की शुरुआत की थी उसमें यह पूरी तरह सफल हो रहा है। अनुभवों को सुनने का, पुरानी यादों को ताजा करने का मौका मिला और देख रहा हूं कितना कुछ पुराना आंखों के सामने से घूम गया। स्वागत की सफलता में कितने ही लोगों का अनवरत श्रम लगा है, कितने ही लोगों की निष्ठा लगी है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी व्यवस्था जब जन्म लेती है, तैयार होती है, तो उसके पीछे एक विजन और नीयत होती है। भविष्य में वो व्यवस्था कहां तक पहुंचेगी, उसकी ये नियति एंड रिजल्ट उसी नियत से तय होती है। 2003 में मैंने जब स्वागत की शुरुआत की थी, तब मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसके पहले मेरा वर्षों का जीवन कार्यकर्ता के रूप में बीता था। सामान्य मानवियों के बीच में ही अपना गुजारा हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आमतौर पर लोग मुझे कहते थे, और आमतौर पर ये बोला जाता है हमारे देश में, अनुभव के आधार पर लोग बोलते रहते हैं कि भाई एक बार कुर्सी मिल जाती है ना, फिर सब चीजें बदल जाती हैं, लोग भी बदल जाते हैं। ऐसा मैं सुनता रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के लोहरदगा, गोड्डा और साहिबगंज सहित देश के कई जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। एफएम रेडियो स्टेशन के शुरू होने से आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले विविध कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान जदयू के प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार और प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की विशेष समिति ने आज बोकारो परिसदन में जिले के पदाधिकारियों और पीएसयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नियोजन नीति के तहत पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में 40,000 से कम वेतनमान वाले पदों पर राज्य के युवकों की नियुक्ति करने का दिशा निर्देश दिया गया। समिति ने कंपनियों से 20 मई तक नियुक्ति की रिपोर्ट मांगी है। बोकारो परिसदन में विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की बैठक के बाद सदस्य सुदिव्य सोनू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समिति 30 जून को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विधानसभा की इस उप समिति ने स्थल अध्ययन का एक टूर प्रोग्राम तय किया था। हम 3 जून को अपनी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखेंगे, माननीय अध्यक्ष जी को देंगे और उसके तरफ से सरकार को अनुशंसा जाएगी। समिति के सभापति नरेंद्र सोरेन ने नई नियोजन नीति में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में 75% पदों पर स्थानीय युवकों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। आज की बैठक में कंपनियों के प्रतिनिधियों को इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। मैं जो भी एम्प्लॉय हो वो स्थानीय हो, इसके लिए 75% यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यही निर्देश हम लोगों ने दिया और इसकी तैयारी पहले से भी चल रही थी और आज उस पर विशेष चर्चाएं करके हम लोगों ने निर्देश दिया कि समय में जितना भी आदमी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए जो 40,000 वेतन से कम पड़ता है। राज्य की निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं की जगह दूसरे राज्यों के युवकों को नौकरी में अधिक तरजीह दिए जाने का मामला अक्सर विधानसभा में उठता रहा है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने नियोजन नीति में स्थानीय युवाओं के लिए कई सख्त प्रावधान किए हैं। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई बैठक में झारखंड में 5 नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दिए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री सेठ ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम के द्वार खुलेंगे और रोजगार का सृजन होगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 115 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 76 मरीज पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से मिले हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 366 हो गई है। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत संघर्ष प्रभावित सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि 15 अप्रैल को संघर्ष शुरू होने के बाद से सरकार स्थिति की सतत निगरानी कर रही है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए तीसरा नौसैनिक जहाज सूडान पहुंच गया है। क्वात्रा ने कहा कि 15 अप्रैल को संघर्ष शुरू होने के बाद से सरकार सूडान में स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए तीसरा नौसैनिक जहाज INS तरकश भी पोर्ट सूडान पहुंच गया है। Approximately, there are 3,500 Indian nationals and about 1,000 odd PIOs in Sudan. As I said, these numbers are approximate numbers, and it is our effort to put as much specificity to those numbers as we can as we go along. And some of these numbers keep fluctuating depending, or rather keep getting added depending upon who reaches out to the embassy, considering that they are all scattered, not just all over Khartoum city, but also in many parts of Sudan. मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के PMFME डिवीजन तथा PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में आज से खूंटी में राज्य का पहला 2 दिवसीय मिलेट्स कॉन्क्लेव शुरू हुआ। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग विभाग के सचिव अनीता प्रवीण ने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन के लिए झारखंड और बिहार की भूमि उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने 10,000 मीट्रिक टन मोटे अनाज का निर्यात किया है।
श्री अम लोग जो आज यहाँ कई उम्मीदों के साथ तो क्या क्या चीजें हैं इस प्रदेश के और फिशरीज प्रोसेसिंग कितना इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तभी क्रॉप में वैल्यू एडिशन होगा और उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। PHDCCI की बिली दुबे ने कहा कि भारत सहित 70 देशों में मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड नगर निगम परिषद में 74वां संशोधन लागू करने के लिए रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि पिछले 2 सालों से झारखंड के 13 नगर निकायों का चुनाव नहीं हुआ है। रांची सहित 33 नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल महीने में पूरा हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। भगत सिंह की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने को लेकर आज रांची में राष्ट्रीय युवा शक्ति का प्रार्थना मार्च मोराबादी मैदान से निकाला गया। यह मार्च मुख्यमंत्री आवास तक जाना था, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें आधे रास्ते में ही रोक दिया गया। इससे राष्ट्रीय शक्ति के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। सम्मान वहीं पर स्थान नहीं दिया गया तो हम फिर आक्रोश मार्च निकालेंगे। ये प्रार्थना मार्च आक्रोश मार्च में बदलेगा। लातेहार में नक्सली संगठन JJMP के एरिया कमांडर अभिमन्यु उरांव उर्फ मामा ने आज सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लातेहार के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समर्पण कार्यक्रम में एरिया कमांडर अभिमन्यु उरांव का आत्मसमर्पण कराया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन और CRPF 11वीं बटालियन के कमांडर वेद प्रकाश त्रिपाठी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समाज की मुख्य धारा से भटका नक्सली का आत्मसमर्पण कराया गया है। झारखंड सरकार की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने तय किया कि ये मुख्य धारा में जुड़े और मैं विशेष रूप से इसमें एक सराहनीय योगदान रहा है। वहीं CRPF 11वीं बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक नक्सली को मुख्यधारा में लौटने में सफलता हासिल हुई है। हमारी टीम है, जो हमारे लोग हैं क्षेत्र में जो तैनाती है, वो लगातार किसी न किसी के परिवार या रिश्तेदारों के थ्रू संपर्क में रहते हैं और उन योजनाओं को समझ गया जो राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण की नीति अपनाई हुई है और इसलिए मोटिवेट हो गया। आत्मसमर्पण के बाद नक्सली अभिमन्यु उरांव ने कहा कि लोभ, लालच और कुसंगति के कारण उसने गलत रास्ता पकड़ लिया था। उसने सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। ज्वाइन तो कर लिए थे ऐसे ही, मतलब घूमते घूमते कोई मतलब सुन के तो पता चला सरकारी नीति नियम के बारे में तो हम सरेंडर कर रहे हैं। भटके युवकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मसमर्पण नीति बनाई गई है, जिसके तहत आत्मसमर्पण करने वालों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। इससे प्रभावित होकर हाल के वर्षों में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लातेहार से संजय तिवारी की रिपोर्ट। रांची में सेना की जमीन समेत अन्य भूमि घोटाले के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को 12 दिनों की पूछताछ के बाद आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद ईडी कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 7 आरोपियों में से 1 आरोपी को जेल भेज दिया था और 6 आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार और कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। इस दौरान दोनों आरोपी अदालत में मौजूद थे। ईडी ने 13 अक्टूबर 2022 को राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कोलकाता पुलिस ने 31 जुलाई 2022 को लगभग 50 लाख रुपए नकद के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। बाद में उनके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें अमित अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। विरोध और विवाद के बीच रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होने पर सरना स्थल पर अपनी दावेदारी करने वाले सुनीता हंस और उनके परिवार वालों ने काम रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन मजिस्ट्रेट अमित भगत ने जिला प्रशासन के आदेश का हवाला देते हुए काम को जारी रखा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी थाना क्षेत्र के छत्रपाल नगर खूंटी टोली स्थित सेना के जवान अनिल कुमार नाग के खाली पड़े आवास से चोरों ने कल रात लगभग 3.5 लाख के जेवरात सहित 5 लाख रुपए के कीमती सामान चुरा लिए। रेलवे सुरक्षा बल ने रांची मंडल में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ हटिया और अपराध शाखा रांची की संयुक्त टीम ने नामकुम स्थित आरएस ऑनलाइन शॉप में रेल टिकटों की अवैध कालाबाजारी को लेकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुकान से 3 लाइव और 8 पुराने अवैध ई टिकट बरामद किए गए। राज्य में अब शिक्षकों की कमी दूर होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले माह रांची के खेलगांव में हाईस्कूल के नवनियुक्त 9,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शिक्षा विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बताया कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। खूंटी जिले के मोरू प्रखंड के राजा कुंजला स्थित त्रिदेव मंदिर का 2 दिवसीय वर्षगांठ आज भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर से निकली कलश यात्रा में 2100 महिलाएं और युवतियां शामिल थीं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मनातू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद सिंह का शव पेड़ से लटका पाया गया। प्रमोद सिंह कल शाम घर से निकले थे, लेकिन रात में लौटकर नहीं आए। चाईबासा प्रखंड के उलीझारी गांव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण नए सिरे से शुरू होगा। विधायक दीपक वेरुआ ने मेडिकल कॉलेज का कल भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं को दूर कर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कॉलेज के निर्माण में मजदूरी भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे विधायक दीपक वेरुआ की पहल पर दूर कर लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में हथियारबंद अपराधियों ने जेसीबी में आग लगा दी। बताया जाता है कि यह जेसीबी तिरंगदीरी से रानाबुरू गांव के बीच सड़क निर्माण के लिए लाया गया था। जानकारी के अनुसार कल रात 5 हथियारबंद अपराधियों ने उसमें आग लगा दी, जिसमें लाखों की मशीन जलकर खाक हो गया। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में 9वीं कक्षा की छात्रा 15 वर्षीय काजल सोरेन का शव कुएं से बरामद किया गया। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड के गिरिडीह और बिहार के जमुई जिले के सीमावर्ती गांव जमहरा में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इस घटना के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसमें एक ट्रक के चालक की जलने से मौत हो गई, वहीं दूसरा चालक भाग गया। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआट ने रानाडी पंचायत के उन लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिलने के बाद भी आवास का निर्माण शुरू नहीं किया है। इस पंचायत के 200 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रूपये दिए गए हैं। राज्य में अगले 2 मई तक मौसम खुशनुमा रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होगी, वहीं कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मौसम का यही मिजाज अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है। राज्य के ऊपर एक टर्फ बन रहा है, इसी का असर राज्य के सभी जिलों में नजर आ रहा है। श्री आनंद ने बताया कि टर्फ के कारण ही आंशिक बादल बन रहे हैं। 2 मई तक कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है।
और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम 24 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश में 14 सेक्टरों में चल रही पीएलआई स्कीम का असर दिखने लगा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक इस स्कीम के तहत 3 लाख नौकरियां मिली हैं और 53.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। उतारने के लिए सरकार की पीएलआई स्कीम का असर दिखने लगा है। पीएलआई यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलने वाली योजना। सरकार की मंशा है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का हब बनाने के लिए कुछ सालों में अर्थव्यवस्था में 1.97 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाए। अभी तक पीएलआई स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स में 717 आवेदनों को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इन सभी आवेदनों के माध्यम से उद्योग जगत 2.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फिलहाल जमीन पर 53,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, जिसमें 5 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। रोजगार के लिहाज से भी यह स्कीम अभी तक सफल रही और 3 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। उद्योग जगत ने अभी तक सरकार से 3400 करोड़ रुपए की सब्सिडी क्लेम की है, जिसमें 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और व्हाइट गुड सेक्टर्स में सबसे ज्यादा निवेश आया है। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम के अगले 2 से 3 साल काफी अहम होने जा रहे हैं और स्कीम के जरिए अर्थव्यवस्था में 40 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन हो पाएगा। कुल मिला के मैं कहूँगा जो 14 सेक्टरों में पीएलआई है वो अब चल पड़ी है। कुछ सेक्टर इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि आज चर्चा हुई, लेकिन कुछ सेक्टर्स जिसमें कि कुछ अभी लग रहा है हमको कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो शायद इस कारण से है कि उनकी जो प्लान थी, जिनकी योजना थी, वो अलग समय पर शुरू, सारी योजना एक साथ 2021 में 2020-21 में नहीं शुरू हुई। उन्होंने अपने हिसाब से एक योजना बनाई थी, उनकी एक रणनीति थी। कुछ स्कीमें 21-22 से, कुछ 22-23 से, तो अलग अलग समय पर उनका जो डिसबर्समेंट को देने का प्लान था, उस हिसाब से वो चले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में ये अपने चरम पे पहुंचेगी योजना, और जिस उद्देश्य को लेकर ये काम हुआ था उसको पूरा करेगी। गौरतलब है कि पीएलआई स्कीम को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2021-22 में 5 सालों के लिए शुरू किया गया था। सरकार को उम्मीद है कि योजना के माध्यम से 5 सालों में 60 लाख नौकरियां पैदा की जा सकेंगी। कोशिश है कि देश में आयात पर निर्भरता में कमी की जाए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का हब बनाया जाए। अजम मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। झारखंड के भोलानाथ सिंह को जापान में आयोजित होने वाले जूनियर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की जूरी ऑफ अपील का अध्यक्ष बनाया गया है। यह प्रतियोगिता 2 से 11 जून 2023 तक जापान में आयोजित होगा। जूरी ऑफ अपील का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर राज्य के कई खेल संघों ने भोलानाथ सिंह को बधाई दी है। दुमका में झारखंड का सबसे बड़ा पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल के बन जाने से जहां एक ओर झारखंड और पश्चिम बंगाल की दूरी कम हो गई है, वहीं पर्यटन की दृष्टि से इस पुल पर जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा ये पुल 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस पुल की आधारशिला देश के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अगस्त 2017 में रखी थी। इसके निर्माण पर कुल 198.11 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस पुल के बन जाने से दुमका जिले की 15 पंचायत के 144 गांव लाभान्वित होंगे। पुल का निर्माण होने से यहां के ग्रामीण दुमका शहर से अब जुड़ गए हैं। इन गांवों की दूरी अब 35 किलोमीटर से घटकर 14 किलोमीटर हो गई है। साथ ही पश्चिम बंगाल से दुमका की दूरी भी करीब 12 किलोमीटर कम हो गई है। इस खूबसूरत पुल को देखने और इस पुल से प्रकृति की खूबसूरती को निहारने के लिए झारखंड और बंगाल से भी अब लोग पहुंच रहे हैं। इस पुल के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुल पर कई सेल्फी और नेचर व्यू पॉइंट भी बनाए गए हैं। पहले क्या था कि नाव में आदमी इधर उधर पार होता था और पानी हो जाता था तो दिक्कत होता था, इसलिए इधर बढ़िया वजह से आसनसोल क्या बोलते हैं बंगाल का भी नजदीक हो गया है। सबका बिजनेस के लिए सब आना जाना हो गया सबका। बबलू पंजियारा कहते हैं कि पहले लोग नाव से नदी पार कर दुमका पहुंचते थे। इस पुल के बन जाने से अब क्षेत्र का कारोबार भी बढ़ेगा। कमल पंडित का भी कहना है कि ये पुल दुमका जिले की लाइफलाइन बन गई है। इसने बंगाल से भी दूरी कम कर दी है, जिससे कारोबार करने में नदी के दोनों क्षेत्र के लोगों को आसानी हो रही है।
इसके लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है कि इतना बड़ा ब्रिज बन गया। प्लस है कि इस पुल बनने से 144 गांव लगभग के लिए सुविधा हो गया। पुल नहीं था तब बहुत दूर से घूमना पड़ता था। प्लस है कि पूरे झारखंड का सबसे बड़ा ब्रिज है ये। जाने आने का बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। विनोद माझी बताते हैं कि इस पुल के नहीं रहने से करीब 150 गांवों के लोगों के साथ साथ उन्हें भी कई बार घर लौटने में मुश्किलें हुई और रात नदी के किनारे ही बितानी पड़ी। झारखंड का बड़ा पुल 4 किलोमीटर कुकुमराबाद टू मगरमपुर यही पुल बन गया है। भाई बाहर का आदमी भी घूमने आ रहा है। मान लीजिए कुमराबाद से मगरमपुर 13 किलोमीटर, ये बंगाल आसनसोल सब शॉर्ट हुआ है, सुविधा है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहरहाल इस पुल के बन जाने से जहां विकास का नया रास्ता खुला है, वहीं झारखंड के सबसे लंबे पुल के अपने क्षेत्र में होने से जिले के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के स्वागत पहल की वर्षगांठ को किया संबोधित। कल झारखंड सहित देश के कई जिलों में FM रेडियो स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन।